नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद KB सिंह। दोस्तों, आज सामाजिक अध्ययन के 30 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जो कि सीटेट 2020 परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ऑप्शन फर्स्ट है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। कर प्रथा का, तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व महाजनपद काल में था। कब था? महाजनपद काल में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल महाजनपद काल कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति का मार्ग दीर्घवृत्तीय तथा दिशा वामावर्त होती है। तो क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए आपके सामने अगला प्रश्न रहा, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास या गुरु के समीप जाकर बैठना? तो कौन सा है? राइट आंसर आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद, इनकी रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी और इनकी संख्या 108 कितनी है? 108 है इनकी संख्या, उपनिषदों की संख्या। आइए इस प्रकार कौन सा हो गया? उपनिषद। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। आइए आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, बस्तर। तो भारत में मुंडा जनजाति नागपुर, कहाँ पर निवास करती है? छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। इसको आप रट लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव, रूढ़िबद्ध। तो क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, रूढ़िबद्ध कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 यह स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। तो कौन थे? अच्छा ये बताइए, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। हाँ, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा।
खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। 10वें गुरु। उन्होंने ही खालसा पंथ का स्थापना की थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर ने, शाहजहां। तो किसने बढ़ाया था विश्व शांति का विचार? मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न धर्मों में परस्पर विनम्रता को कम करने का प्रयास किया तथा सभी धर्मों की विशेषताओं को संग्रहित करके एक नया धर्म दीन-ए इलाही का प्रचलन किया। नया धर्म किसका किया था? दीन-ए इलाही का। किसने किया था? अकबर ने। तो मुगल शासक ने आगे बढ़ाया, अकबर ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई। तो किसने किया था? रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा जो कि कर्नाटक रियासत की रानी थी और 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करके रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया था। तो रानी चेन्नम्मा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति को जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थलमंडल, परिवेश। तो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। हमारे चारों ओर का जो परिवेश है जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसके अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल हो गया आपका, जैविक संसाधन आदि सभी आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। तो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ग्रह, और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयमंडल। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। समताप मंडल में होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल में। और वायुमंडल, समताप वायुमंडल 16 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस परत में क्या क्या होता है और भी क्रियाएँ? बादलों का गरजना, धूल के कणों, संवेगी धाराओं, बिजली की कड़क, जल वाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसलिए यह परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। इस परत में बादल नहीं गरजता है समताप मंडल में, इसीलिए इसको जो है वायुयान को उड़ान के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल, क्रांतिक सेल। तो उन्हें अवसादी सेल कहते हैं क्योंकि अवसादी सेलों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। ये चट्टान परतदार होती हैं तथा अधिकांशतः जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ओके, तो आइए कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं,
यह कहलाता है बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, उत्पादन, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो कौन सा वन होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन 4। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इनका वितरण जो है आप समझ लीजिए उत्तर पूर्वी भारत हो गया, पश्चिमी घाट व अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष भी रबर हो गए, रोजूड हो गए, आबनूस हो गए, बांस हो गए, बेत आदि हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो कानून निर्माण पूछ रहा है, कानून निर्माण कहाँ से तैयार होता है? संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से ही जाना जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो ऑप्शन 3 ही राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, आप लोग भी कुछ आंसर करते रहिए, और मैं आज देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। तो क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन। तो क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हैं परंतु उनका सदुपयोग नहीं किया गया। वास्तव में ये इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए ही वांछित तकनीक अभी मौजूद है ही नहीं, मौजूद नहीं है। तो संभावित संसाधन ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न आपका, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। क्या मिश्रण है भाई? तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी या भारतीय शैली का। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। विशाल व शानदार गुंबद, चारों कोनों पर स्तंभों पर खड़े बुर्ज, विशाल हाल। ठीक है, आइए तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की मानक देशांतर है। तो मानक देशांतर क्या है? तो 80 अंश 50 मिनट, यही है मानक देशांतर। भारत की पूरी देशांतर के समय को मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के निकट कहाँ पर है? नैनी। कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है। आइए अगला प्रश्न, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है, वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि। तो कौन सी कृषि कहलाती है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि? वाणिज्यिक खेती। आइए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, पवन। तो क्या पूछा है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन को कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। ठीक है,
इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों से ही होती है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ, व्यापारिक। तो क्या कहते हैं हम? औपनिवेशीकरण में क्या होता है? एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर व पिछड़े देश पर अपने आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए अपने निर्णय एवं नीतियों क्या करता है? थोपता है तथा उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है। क्या करता है? उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या एक क्या देख लीजिए, दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब क्यों मिलन है ये भी आप जान लीजिए। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे मछलियों व अन्य समुद्री जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ओके, ब्रांड बैंक भी इसी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, बहुत सिंपल सा, राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या कहलाता है? अब इसका आंसर तो आप ही लोग बताइए। वह एक निर्वाचन क्षेत्र, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसे माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जब गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, आप लोगों को मालूम होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। यह लोक नृत्य से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यही सही होगा आपका। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से रूप हैं। तो 8 मान्य रूप में आप भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से, मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, और 8वां कौन सा है? सातरिया जो है असम से है, असम से। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जो मैंने बोला इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमोर, छत्रक शिला, लोयस, डेल्टा। तो कौन सा है? छत्रक शिला। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। छत्रक शिलाओं का निर्माण अपर्दन द्वारा होता है, इसको भी आप जान लीजिए। छत्रक शिलाओं का निर्माण कैसे होता है? अपर्दन द्वारा ही होता है। इन शिलाओं का रूप व आकार छाता के समान होता है। इन शिलाओं के निर्माण की क्रिया वायु, जल या भूस्खलन के कारण होती है। ओके, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए? भारत के राष्ट्रपति। अब किस आर्टिकल में? 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल अनुच्छेद 155 में। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाई इसको बता टिक लगा दें,
भारत के राष्ट्रपति। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर रहे हो तो। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया दक्षिण अमेरिका में। कहाँ करती है निवास? इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो कहाँ 80% जनता निवास करती है? एशिया व अफ्रीका में। विश्व की 80% से भी अधिक जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। अकेले एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया? राइट आंसर हो गया एशिया व अफ्रीका में। तो दोस्तों, ये सीरीज सीटेट, यूपीटेट और जूनियर सीटेट, जूनियर यूपीटेट के सामाजिक विज्ञान में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को देखते हुए बनाया गया है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी इसी तरह अच्छे तरीके से होती रहे। ओके दोस्तों, और लाइक तो ज़रूर करिए, जिससे कुछ हौसला बढ़ता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।